नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और इस कॉलम के लेखक अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर। नमस्कार। लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और मुझे लग रहा है कि आपने जो शैली अपनाई है उस शैली की लोगों को काफी जरूरत थी। और राजवाड़ा से रेसिडेंसी के अलावा भी आप कुछ में पढ़ने में आ रहा है कि कुछ अन्य नामों से भी एक अलग ढंग से इस कॉलम को भी लेकर जा रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए सुनील जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि असल में पाठक की अपेक्षाएं, पाठक या दर्शक की अपेक्षाएं इस समय मीडिया से बहुत ज्यादा है, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और जो बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण अखबार हो या चैनल, वे खुलकर अपनी बात नहीं लिख पाते हैं। किसी निर्णय के पीछे की कहानी क्या है ये बता नहीं पाते। तभी मैंने कॉलम शुरू किया और इसमें जो अंदर की कहानियां रहती हैं कि किस निर्णय के पीछे क्या कारण है, तो उसको बड़ा प्रतिसाद मिला। लोगों को लगा कि हाँ, इसमें मतलब हम तो इसको सामान्य बात समझ रहे थे, लेकिन इस डेवलपमेंट के पीछे कारण ये है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा ये कि नौकरशाही की, राजनीति की और मीडिया की अंदर की खबरें जो है वो धीरे धीरे, मीडिया की खबरें तो खैर मीडिया में आने का प्रश्न नहीं उठता, कुछ चुनिंदा वेबसाइट से जो मीडिया की खबर लेती है, लेकिन नौकरशाही और राजनीति की भी जो अंदर की खबरें वो धीरे धीरे अखबारों के पन्ने से गायब होती जा रही हैं। इसलिए पाठकों की उनकी बड़ी रुचि रहती है। मतलब मेरे इस कॉलम के लिए मेरे पास लोगों का लगातार फीडबैक इस तरह से मिलता है कि आप अपने कॉलम में ये पॉइंट भी ले लीजिएगा, थोड़ा सा वहां भी नजर मार लीजिएगा। इसका मतलब है कि पाठक उस पर ध्यान दे रहा है, उसकी नजर है उस कॉलम पे। तो दूसरा ये कि जो ये तो मेरा जो कॉलम है ये राजवाड़ा टू रेसिडेंसीज का नाम है, लेकिन ये इंदौर से लेकर दिल्ली तक की राजनीतिक और नौकरशाही की हलचल पर केंद्रित रहता है। क्योंकि मैं इंदौर का हूँ, इंदौर से मेरा एक लगाव है। राजवाड़ा इंदौर का प्रतीक है, जनता का रेसिडेंसी प्रतीक है। इसलिए जो है मैंने उसको, इस कॉलम को इसी रूप में करा कि जनता, नौकरशाही, नेता सबकी बात आ जाए। दूसरा कॉलम मेरा जो है स्पोर्ट टाइम, वो पूरी तरह इंदौर पर केंद्रित कॉलम है। इंदौर की जितनी भी हलचल होती है, चाहे वो सियासी क्षेत्र की हो, व्यापार जगत की हो, उद्योग जगत की हो, या नौकरशाही की हो, या विधि क्षेत्र की हो, तो उसको भी जो है वो हर गुरुवार को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सान्ध्य दैनिक जो है अग्निबाण, वो उसको प्रमुखता से लेता है। और उसके अलावा उसको कई वेब पोर्टल्स भी जो है शेयर कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे तो मैं उसको शेयर करता ही। अरविंद जी, जब आपने कहा कि अंदर की जानकारी लोगों की रुचि होती है जानने में, तो फिर ये कांग्रेस की फंडिंग रोकने के लिए उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी की जा रही है और उसमें क्या क्या चीजें हैं, जरा उसकी अंदरूनी बातें तो समझ लें। देखिए देखिए सुनील जी, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस और भाजपा दोनों चुनावी समर में थे, तब एक बहुत बड़े वर्ग, असल में इलेक्शन की मेन फंडिंग होती है बड़े बड़े कामों से, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप करते हैं। तो लोगों को लगा था कि मध्य प्रदेश में शायद इस बार सत्ता का बदलाव हो सकता है, तो कांग्रेस को खूब प्रतिसाद मिला था। कांग्रेस को जितना चंदा हर बार मिलता था उससे ज्यादा चंदा मिला। लोकसभा चुनाव के समय तो कांग्रेस की सरकार थी, तो फंड की कोई कमी नहीं थी। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के पास जो इलेक्शन फंड्स हैं वो आने के बहुत चुनिंदा रास्ते बचे हैं। वो चुनिंदा रास्ते जो हैं वो बचे हैं, और कांग्रेस को मालूम है कि इस बार का चुनाव वित्तीय तौर पर उसके लिए बहुत परेशानी का कारण बनने वाला है। क्योंकि उपचुनाव, 24 उपचुनाव, मतलब एक, अपन ये माने कि आधा, मतलब चौथाई मध्य प्रदेश की सीटों का चुनाव है ये। और जी। फंड बहुत जरूरी है। फिर जिस जिस स्थिति में, जिस कश्मकश में ये चुनाव होना है, उसमें फंड की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती। तो संघ लगातार इस पे वर्किंग कर रहा था, संघ लगातार वर्किंग कर रहा था। और संघ ने जो कांग्रेस को बड़ी फंडिंग जिन जिन रास्तों से होने वाली थी उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों तीनों बिजली कंपनियों को जो मैन पावर सप्लाई का इशू था, इसी तरह महिला बाल विकास विभाग का जो एक बड़ा मामला है मैन पावर, वो भी मैन पावर सप्लाई का है। उनको दोनों टेंडर जो है वो, महिला बाल विकास के टेंडर को तो एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया सरकार ने। और बिजली कंपनियों का जो टेंडर था, जिसके बारे में आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने लगाया था कि इसकी सारी शर्तें जो है एक पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी सुविधा के मुताबिक बना दी गई है। तो उसको भी उस मामले को लेकर वो प्रधानमंत्री तक गए थे, पार्टी के दिग्गज अमित शाह तक गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी उन्होंने मामला बताया था। तो उसी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया और उस टेंडर को सरकार ने निरस्त कर दिया। तो दो बड़े रास्ते, जो कांग्रेस को बड़ा फंड मिलने वाला था। इसके अलावा निकट भविष्य में भी आप देखिएगा कि ऐसे 2-3 मामले जिससे कांग्रेस को अच्छा इलेक्शन फंड मिलने की संभावना है। देखिए, इलेक्शन फंड हमेशा बड़े कामों से मिलता है और नीतिगत निर्णयों से मिलता है, नीतिगत निर्णयों से मिलता है। तो अभी संघ जो है वो बिल्कुल इस बात की लामबंदी में लगा हुआ है कि किसी भी हालत में कांग्रेस को जिन रास्तों से बड़ा फंड पहुंचने वाला है उन रास्तों को ब्लॉक किया जाए। और चूंकि संघ चाहता है
इसलिए मुख्यमंत्री जी जो हैं वो तो संघ की बात मानेंगे जी। अरविंद जी, कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट डिलीट हुआ, उस पर भी आपने लिखा है, क्या है वो मजरा? देखिए, जब गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी की गिरफ्तारी हुई थी तो कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस का जो ट्विटर अकाउंट है उससे एक ट्वीट जारी हुआ था और उसमें उसमें संक्षेप में लेकिन सारी बातों का उल्लेख कर दिया गया था किशोर वाधवानी को लेकर। और उससे ये लगा था कि ये जो लड़ाई है, कांग्रेस भी ये चाहती है कि अगर गलत हुआ है तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आश्चर्य रहा कि उस वो ट्वीट कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से अगले दिन ही गायब हो गया। तो लोगों ने कमलनाथ से कहा कि ऐसा क्यों हुआ, तो कमलनाथ भी सकते में पड़ गए। फिर बाद में ऐसा खुलासा हो रहा है कि कांग्रेस के दो दिग्गजों, जिसमें से एक के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो शायद खुद प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उनके हस्तक्षेप के बाद वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। इसकी बड़ी चर्चा है। विवेक तनखा जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सदस्य हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, वो तो लगातार इस मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट को हैमर कर रहे हैं कि आप इस मामले में सख्त कार्रवाई कीजिए। और जो लोग किशोर वाधवानी की मदद कर रहे हैं और उन पे भी एक्शन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से किशोर वाधवानी से संबंधित ट्वीट का अचानक गायब हो जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। ओम प्रकाश सकलेजा जी जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उनकी दावेदारी प्रबल थी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर, उनको लेकर भी लिखा है आपने। देखिए, मंदसौर, रतलाम, नीमच क्षेत्र से पार्टी के 3-4 विधायक जो है मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। जैसे हरदीप सिंह डंग तो इसलिए मंत्री बनना ही है कि वो आए ही पार्टी में इसी शर्त पे थे और पहले कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने सबसे पहले बीजेपी से अप्रोच किया था। उसके बाद जगदीश देवड़ा हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं और छठी बार के विधायक हैं, उनका भी दावा है। ओम प्रकाश सकलेचा हैं, जावत से चौथी बार के विधायक हैं, उनका भी दावा है। और एक यशपाल सिसोदिया जो मंदसौर के विधायक, उनका भी दावा। अब असल में हुआ ये है कि सकलेचा पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा। और अब जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद भी अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बाहर कितने दिन बाद निकल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सुनील जी, जब मंत्रिमंडल विस्तार का मामला सामना हो, बहुत चुनिंदा लोगों को मंत्री बनाया जाना हो और बड़ी कश्मकश हो रतलाम, नीमच, मंदसौर क्षेत्र से, और ऐसी स्थिति में कोई विधायक 14 दिन के लिए राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह परिस्थितियों में बाहर हो जाए तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है। हालांकि मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि वो दावेदारी से पूरी तरह बाहर हो गए हैं, उनका अपना एक राजनीतिक ओरा है, उनके संपर्क है, बड़े पार्टी के बड़े नेता भी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक पर्सनल तौर पर जो भागदौड़ रहती है ना, कि 1-to-1 अप्रोच इस कठिन दौर में जो रहती है, वो कहीं ना कहीं मायने तो रखती है। या किसी मौके पर अपनी बात रखना तो आखिर जाकर रखे कहाँ, इसका नुकसान तो ओम प्रकाश सकलेचा को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव को लेकर एक गोपनीय दस्तावेज अपने पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों को जारी किया है और उसमें स्पष्ट हिदायत दी गई है कि ये किसी के साथ शेयर नहीं करें। और तो किसके निर्देश पर हो रहा है और क्या है वो प्रक्रिया पूरी? देखिए, कांग्रेस ने 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जहां उपचुनाव होना है, पूर्व मंत्रियों और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों को प्रभारी बनाया गया। इनकी जब बैठक कमलनाथ ने ली थी तो इनको एक दस्तावेज सौंपा गया था। ये दस्तावेज कहा जाता है कि कांग्रेस के वार रूम में तैयार हुआ है और दस्तावेज सोचते जब इनको सौंपा गया उसके बाद इनसे कहा गया था कि ये बहुत गोपनीय दस्तावेज है, अगर आप प्रभारी हैं तो अपने सह प्रभारी से भी इसे शेयर न करें। पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता या पदाधिकारी या जिन विधानसभा क्षेत्रों का आपके पास प्रभार है वहां के नेताओं से तो शेयर करना दूर की बात है, आपके साथ जो लोग सहायक की भूमिका में भी है उनसे शेयर न करें। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे आंकड़े हैं जो चुनावी समीकरणों को जो सामान्यतः प्रभावित करता है ना, छोटी छोटी चीजें ऐसी रहती है कि जिन पर वर्किंग बहुत जरूरी है। और चूंकि ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत क्रूशियल चुनाव है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के विधायक गए हैं उनके प्रति जनता की कई कारणों से नाराजगी है और हम इसे भुना सकते हैं, हम इस नाराजगी को भुना सकते हैं। इसलिए जो कागज सौंपे गए हैं प्रभारियों को, उन्हें कहा गया है कि आप बहुत सतर्क रहिए, इन्हें किसी को दिखाइए नहीं। और ये मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के वार रूम से तैयार हुए। इसमें बहुत सारे आंकड़े तो है ही हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे समीकरण जो कि नतीजों को प्रभावित कर सकते, उनकी भी जानकारी। उपचुनाव जैसा आपने कहा निश्चित तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। बदनावर में टिकट नहीं मिलने से नाराज भंवर सिंह शेखावत ने कैलाश विजयवर्गीय जी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है और कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम
हमने उन्हें अधिकृत किया है, भंवर सिंह शेखावत कह रहे हैं कि किसने उन्हें अधिकृत किया है। तो तमाम सारी बातों का विरोधाभास के बाद पार्टी ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी कि उन्होंने उनको अधिकृत किया है। तो इसका जी कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या कहते हैं? देखिए, बदनावर में भारतीय जनता पार्टी के मार्ग में जो एक बहुत बड़ी बाधा थी उसे कैलाश विजयवर्गीय ने दूर कर दिया। राजेश अग्रवाल का भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल होना, कैलाश जी खुद गए, राजेश अग्रवाल से बात की, उनके परिजनों से बात की और उनको लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक रखी गई। और उन्होंने जो उनका जो मुझे लग रहा था कि अहम का टकराव था असल में, उसे उन्होंने दूर करवा दिया। और कैलाश जी की बात को राजेश अग्रवाल कभी टालते नहीं। तो एक बड़ी बाधा बंदौर में कैलाश जी ने भारतीय जनता पार्टी के मार्ग में जो थी उसे अपने प्रयासों से दूर कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और सामान्य तौर पर कार्यकर्ताओं में उनकी बड़ी पैठ है और कोई कार्यकर्ता उनसे मिलकर मिलता है और उन अगर वो कैलाश जी उससे कुछ कहें और वो बात मान ले तो वो कार्यकर्ता अपने लिए गर्व महसूस करता है कि चलिए मैंने ये बात उनकी मानी। लेकिन इस जो राजेश अग्रवाल की वापसी हुई है उसने भंवर सिंह शेखावत को बड़ा उद्वेलित कर दिया। शेखावत दरअसल पिछला चुनाव हारे तो बहुत अंतर से थे, 40,000 वोट से ज्यादा से हारे थे, लेकिन राजेश अग्रवाल उस चुनाव में 32,000 वोट ले गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो सारे वोट वो थे जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे वोट माने जा रहे थे, जो अगर राजेश अग्रवाल ना होते तो एक बड़ा हिस्सा भंवर सिंह शेखावत को मिलता और शायद वो विधायक बन जाते। उसकी टीस अभी भी शेखावत के मन में है। तो जब अग्रवाल पार्टी में ले आए गए और कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत अहम भूमिका निभाई, और वैसे भी इंदौर की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय और भंवर सिंह शेखावत एक दूसरे के विपरीत ध्रुव माने जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनका नाराज होना स्वाभाविक था। हालांकि कृष्ण मुरारी मोघे ने भी इस बात की पुष्टि कर दी बाद में कि ये जो अग्रवाल को वापसी का निर्णय हुआ था वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की सहमति से हुआ था। कल वीडी शर्मा ने भी कह दिया। लेकिन भंवर सिंह शेखावत नाराज है और मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि इस क्षेत्र में 30-35 हजार राजपूत मतदाता है और कहीं ना कहीं राजपूत मतदाताओं में भंवर सिंह शेखावत की एक पेठ है, तो एक राजेश अग्रवाल को पार्टी लाने से जहां भाजपा को मजबूती मिली है, वहीं अगर शेखावत नाराज होते हैं, जैसे शेखावत पार्टी के बहुत पुराने नेता है और सामान्यतः वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातों को अनदेखा नहीं करते, तो मुझे लगता है मान जाएंगे। उनका जो आक्रोश था वो उन्होंने एक फोरम पे व्यक्त कर दिया, लेकिन उन्हें साधना भी बहुत जरूरी है। कोल इंडिया के लीग की तरफ से चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी ने काफी अच्छी मदद भी की है। प्रमोद अग्रवाल एक तरह से देखा जाए तो काफी पकड़ वाले, गहरी पकड़ वाले आईएएस अधिकारी माने जाते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, प्रमोद अग्रवाल इंदौर में भी पदस्थ रहे अपर कलेक्टर के रूप में और मैं तभी से उन्हें जानता हूँ। बहुत अच्छी पकड़ वाले अधिकारी है, बहुत सुलझे हुए अधिकारी है और जिस भी विभाग में रहते हैं उसके लिए उसे एक नई पहचान देते हैं और खूब मेहनत से काम करते हैं वो। इसीलिए जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्हें नगरीय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण महकमे का प्रमुख सचिव बनाया गया था। लेकिन न जाने क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद उन्हें उस पदस्थापना से हटना पड़ा और उसके बाद से लगातार उनकी पदस्थापना में जो एक दो बदलाव हुए उससे कहीं ना कहीं लगा कि सरकार और उनके बीच में तारतम्यता नहीं बन पा रही। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत सीनियर अधिकारी रहता है सुनील जी, जब उसको लगता है कि अब स्टेट में भी 5 साल किसी पार्टी की सरकार रहना, उस समय तो था नहीं कि कमलनाथ की सरकार 15 महीने में चली जाएगी, तो एक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी को लगता है कि 5 साल कहाँ हम हमेशा उलझते रहेंगे, कुछ क्रिएटिव काम नहीं कर पाएंगे, कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, अपने स्टेट के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में उनके लिए सेंटर एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। संयोगवश उसी दौर में कोल इंडिया के चेयरमैन पद को लेकर जो है सिलेक्शन बोर्ड ने नाम बुलवाए और उसमें प्रमोद अग्रवाल का नाम भी प्रस्तावित हुआ और अंततः प्रमोद अग्रवाल, जो कि बहुत योग्य अधिकारी माने जाते हैं, वो कोल इंडिया के चेयरमैन बने, सीएमडी बने। मध्य प्रदेश में जब कोरोना संकट के दौर में था और शुरुआती मामला था, तो बड़ी पेचीदा स्थितियां थी कि आखिर कहाँ से पैसे की व्यवस्था करें। तो मध्य प्रदेश मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के आग्रह पर उन्होंने जो है कोल इंडिया का, जो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी केएसआर फंड जो रहता है, उससे 20 करोड़ रुपए की मदद की, जो काफी बड़ी मदद मानी जा सकती। राजेश बहुगुणा जैसे काबिल अफसर को एकाएक आबकारी आयुक्त के पद से हटाना क्या संकेत देता है कि राजनीतिक? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी जो शराब का सिनेरियो है वो हमसे किसी से छिपा नहीं है। लॉकडाउन के बाद सरकार कम से कम 10 ऑर्डर बदल चुकी है, 10 नए आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में शराब का कारोबार आने वाले समय में किस स्थिति में रहेगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ही दुख की बात है कि बार बार निर्णय बदलना पड़ रहा है। और देखिए आपकी, ये सब कब हुआ, जब आईपीसी केसरी को प्रमुख अपर मुख्य सचिव पद से हटाया
और राजेश बहुगुणा को एक्साइज कमिश्नर पद से हटाया। राजेश बहुगुणा बहुत काबिल अफसर है। इंदौर में वो जो है वाणिज्य कर विभाग में अपर आयुक्त रहे और उस दौर में विभाग के कामकाज को आयुक्त राघवेंद्र सिंह के साथ बहुत मजबूत करने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही राजेश बहुगुणा की। तो राजेश बहुगुणा का हटना और मध्य प्रदेश में आबकारी का सारा काम गड़बड़ाना, ये स्पष्ट माना जा रहा है कि सरकार ने जो राजेश बहुगुणा को आबकारी विभाग से हटाया, राजीव दुबे को आबकारी आयुक्त बनाया, आबकारी विभाग में प्रमुख सचिव मनोज गोविंद को बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजेश बहुगुणा को आबकारी विभाग से हटाने का गलत समय चुना गया। कारण जो भी रहो, अब लोग कहते हैं कि वो दिग्विजय सिंह के ओएसडी रहे। अरे सरकारी अधिकारी है, कहीं ना कहीं उसकी पदस्थापना तो रहेगी। जब वो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी थे और पूर्व मुख्यमंत्री को एक ओएसडी रखने का अधिकार था, तो राजेश बहुगुणा उनके ओएसडी बने। लेकिन बहुत काबिल अधिकारी हैं, छतरपुर के कलेक्टर है, वहां अवैध खनन माफिया के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त अभियान चलाया था, तो उनके आबकारी विभाग से हटने का नुकसान मध्य प्रदेश सरकार को उठाना पड़ा। विनय निगम और भरत मूर्ति मिश्रा को भी एग्जाम पास नहीं करने को लेकर कोई दिक्कतें आई है, जिसकी वजह से आईएएस नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही रोचक मुद्दा है कि जब भी आदमी गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करता है, विशेषकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो उसे 3 साल की अवधि के भीतर अपनी विभागीय परीक्षा पास करना पड़ती है। और विभागीय परीक्षा बड़े छोटे छोटे विषयों की रहती है, रेवेन्यू है, अन्य जो उनके रोजमर्रा के कामकाज से संबंधित विषय रहते हैं उससे संबंधित रहती है। ये दोनों अधिकारी जो हैं बहुत सीनियर हैं, लेकिन विभागीय परीक्षा ये पास नहीं कर पाए। 3 साल में पास करना पड़ती है, सब 3 साल की अवधि के बाद इन्होंने पास की। इस कारण इनकी पदोन्नति में विलंब हो रहा है। विवेक श्रोत्री ने भी, वो भी विलंब से विभागीय परीक्षा पास हुए थे, लेकिन वो बाद में जब उन्होंने न्यायालय में लड़ाई लड़ी तो उन्हें राहत मिल गई और उसके बाद जो है वो इस साल कंसीडर हो रहे हैं। लेकिन ये 2 अधिकारियों के मामले में ये दोनों सुप्रीम कोर्ट तक भी गए लड़ाई लड़ने। सुप्रीम कोर्ट में ये इन्होंने असल में एक इश्यू रखा। इनका कहना था कि हमें हमारी जो बैच है उसमें भले ही सबसे जूनियर मान लिया जाए, लेकिन पदोन्नति उसी साल से दी जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट असल में सहमत नहीं, उसने पूरा प्रकरण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को भेजा और कहा कि विभागीय पदोन्नति, इस विभागीय परीक्षा के मामले में आप एक नीति नए सिरे से बनाइए, उस पर विचार करिए। लेकिन इन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, तो उसका दुष्परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक है, उसमें इन दोनों अधिकारियों के नाम पर विचार नहीं किया जाए। इंदौर में वकीलों के बीच बड़ी चर्चा है हाईकोर्ट जज की नियुक्ति को लेकर, तो उस संबंध में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो है अभिभाषक बिरादरी में इस बात को लेकर बड़ी जिज्ञासा है कि इस बार मध्य प्रदेश से हाईकोर्ट जज बनने का मौका किसको मिलता है। 6 या 7 लोग मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट जज बनाए जाना है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने पिछले दिनों अपनी ऑनलाइन मीटिंग में इन नामों को अनुमोदित कर केंद्र को भेजा। इसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया है, पहले मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलोजियम के पास जाते हैं, अलग अलग स्तर पर विचार होता है उसके बारे में। उसके बाद जो नाम यहाँ से भेजे गए उसके बारे में अपने अपने स्तर पर इंक्वायरीज होती है और उसके बाद नाम अंतिम रूप लेते हैं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश से जो नाम आगे बढ़ाए गए हैं उसमें इंदौर के 2 बहुत ही अच्छे और प्रतिभाशाली एडवोकेट्स डॉक्टर विवेक शरण और श्री मनोज द्विवेदी का नाम आगे बढ़ा है। इसी तरह मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव और पूर्व एडवोकेट जनरल शशांक शेखर का नाम आगे बढ़ा है। निधि पाटनकर और राघवेंद्र दीक्षित का नाम जो है वो ग्वालियर से आगे बढ़ा और एक प्रणय वर्मा का नाम भी आगे बढ़ा। इस तरह 7 नाम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आगे बढ़ाए हैं। देखिए इनमें से किसे हाईकोर्ट जज बनने का मौका मिलता है, लेकिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इसमें इंदौर के भी 2 हमारे वरिष्ठ अभिभाषक मनोज द्विवेदी और डॉक्टर विवेक शरण शामिल। जनसंपर्क विभाग में आशुतोष सिंह जी की एक बार फिर नियुक्ति हुई, आईपीएस अधिकारी हैं, तो इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, माना जा रहा था कि आशुतोष प्रताप सिंह बहुत अच्छे अधिकारी हैं और उन्हें किसी बड़े जिले में एसपी बनने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री के वो रिश्तेदार भी हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल माना जा रहा था कि उनका किसी बड़े जिले का एसपी बनना तय है। लेकिन इससे इतर जब उनकी पदस्थापना जनसंपर्क विभाग के संचालक पद पे हुई तो सब बड़े चौंके कि आखिर एक आईपीएस अधिकारी को इस पद के लिए क्यों चुना गया। मेरा ऐसा मानना है कि आशुतोष प्रताप सिंह का संचालक जनसंपर्क के रूप में पिछला कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा। उन्होंने जो है प्रमुख सचिव, आयुक्त और विभागीय अधिकारियों के बीच में समन्वय की भूमिका बहुत अच्छे से अदा की। और दूसरा, जो जनसंपर्क विभाग में सबसे विवादास्पद काम माना जाता है विज्ञापन शाखा का, उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। एक तो ये कारण मैं मानता हूँ। दूसरा, मेरा मानना ऐसा है कि जो पिछली बार कांग्रेस के सरकार में आने के बाद जिस तरीके से उन्हें संचालक पद से रवानगी दी गई थी, वो भी एक कारण हो सकता है कि भाई एक अधिकारी के मन में ये बात तो रहती है ना कि जब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था तो केवल सरकार बदली और मुझे पद से हटा दिया।
तो ये एक बात ये भी हो सकती है कि इसी के चलते आशुतोष प्रताप सिंह की वापस मध्य प्रदेश के जनसंपर्क संचालक पद पर वापसी हुई। लेकिन एक अच्छे अधिकारी हैं और एक अच्छा संकेत सरकार ने दिया उन्हें यहाँ पदस्थ करके। एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महेंद्र सिंह सिकरवार, श्रीकांत बनोट और कृष्णावेणी दासवेतु, ये 3 ट्रांसफर के पीछे क्या लग रहा है? देखिए, महेंद्र सिंह सिकरवार, श्रीकांत बनोट और कृष्णावेणी दासवेतु, इन तीनों के बारे में माना जाता है कि ये इनकी पदस्थापना जो हुई थी वो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टाफ में जो कुछ प्रभावशाली लोग थे उनके हस्तक्षेप के चलते इन्हें मौका मिला था। वो मैंने आपसे अपनी कॉलम की शुरुआत में जो एक बात कही ना कि इस तीनों महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ थे। अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे महेंद्र सिंह सिकरवार, धार कलेक्टर थे श्रीकांत बनोट और उनकी पत्नी देवास एसपी थी। तो तीनों महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ थे। तो जो एक संघ का जो फीडबैक सरकार तक पहुंच रहा है कि जो लोग कांग्रेस के शासन के दौर में महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किए गए उनके बारे में जो संघ का फीडबैक पहुंचता है सरकार तक, उसके आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन तीनों को मुख्यमंत्री सचिवालय से जो इनकी नजदीकी थी उसका नुकसान उठाना पड़ा। तीनों काबिल अफसर है, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जो सत्ता का बदलाव होता है तो उसमें खामियाजा तो किसी न किसी को उठाना पड़ता है। अब मीडिया जगत की खबरें हैं कुछ आपके पास, और सब अच्छी खबरें, जरा वो भी ऊपर भी चर्चा कर लें। देखिए, एक तो प्रमुख खबर यह है कि पत्रिका अखबार जो है वो जो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है वो एक बार फिर अपने सर्वाइवल के लिए एक प्रयोग और कर रहा है। अखबार का पूरा लेआउट पत्रिका का चेंज किया जा रहा है, उसकी डिजाइनिंग चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट चेंज किया जा रहा है और इसके लिए एक बड़ी टीम उन्होंने हायर की है जो दिल्ली और जयपुर में काम कर रही है। और उनको पत्रिका प्रबंधन को ऐसा लगता है कि इस बदलाव के बाद कहीं ना कहीं हमारे लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाइवल की स्थिति बनेगी। दूसरा यह है कि मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं राघवेंद्र सिंह जी। वो जो है पहले IND24 में मैनेजिंग एडिटर थे, अब वो IND24 में ग्रुप एडिटर की भूमिका में आ गए हैं। इंदौर के युवा पत्रकार अंकुर जायसवाल जो है वो खुलासा फर्स्ट के नाम से एक शानदार दैनिक अखबार ला रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से कर रहे हैं वो। अच्छी खबर यह है कि सृष्टि भट्ट जो भास्कर की बहुत अच्छी संपादकीय टीम की साथी थी, पिछले दिनों जो है उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन भास्कर मैनेजमेंट ने उनकी काबिलियत और योग्यता को देखते हुए उन्हें वापस अपनी टीम में लिया है। इसी तरह शाहीन अंसारी जो भास्कर डिजिटल भोपाल में थी, उन्हें भी 2 महीने के बाद फिर काम का मौका दिया गया है। पत्रिका में युवा रिपोर्टर चिंतन विजयवर्गीय को उन्होंने अलविदा कहने का निर्णय लिया था, लेकिन सुबह निर्णय लिया और शाम को ही उन्होंने कहा कि आप नहीं, आप अपनी सेवाएं दीजिए, हमें आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। लेकिन वहां जो है आशीष शर्मा एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, उनसे अब पत्रिका समूह ने अपना नाता तोड़ लिया है। एशियन समूह जो कि लगातार इंदौर में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, लॉकडाउन के कारण उनका काम कुछ पिछड़ा था, वो समूह अब जो है इंदौर में अपने काम का विस्तार देने जा रहा है। बाबू शेख उनकी टीम को, संपादकीय टीम को लीड करेंगे। इसी तरह जो है अनादि समूह अब वापस इंदौर में फिर आ रहा है अपनी पूरी टीम के साथ, और बंसल न्यूज के पुराने साथी पुनीत विजयवर्गीय और संजय सेंगर उनकी टीम का हिस्सा होंगे, ऐसी जानकारी मिली। चलते चलते अरविंद जी एक बात बताइए कि ये मंत्रिमंडल विस्तार मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर होने की पूरी संभावना है, और शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी परेशानी अगर इस समय कुछ है कोरोना के बाद, तो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर है। तो अगर उचित स्थान नहीं मिल पाया किसी वरिष्ठ नेता को, तो इनका प्रभाव क्या उपचुनाव पर पड़ सकता है? बिल्कुल, ये बात सही है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष दीक्षित ने पिछले दिनों अपने ट्वीट में इस बात का संकेत भी दिया था कि शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी चुनौती अभी यह है कि कैसे सामंजस्य स्थापित करें। मतलब अपन इंदौर से ही बात करें, शुरू करें सुनील जी। इंदौर से 4 दावेदार हैं। महेंद्र हार्डिया सबसे वरिष्ठ विधायक पार्टी के, और पार्टी का एक बड़ा, और शिवराज जी भी जिस तरह की लाइकिंग है कि उनको भी अपनी पसंद के लोग चाहिए, महेंद्र हार्डिया उससे फिट बैठते। रमेश मेंदोला पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी उसका ईमानदारी से निर्वहन किया, पूरे दमखम से लगे रहते हैं चुनौती के साथ। और अभी सांवेर उपचुनाव में भी उन्हें प्रभारी बनाकर पार्टी ने फिर उन्हें एक चुनौतीपूर्ण दायित्व सौंप दिया। उषा ठाकुर पार्टी जहां से बोलती है वहां से चुनाव लड़ने चली जाती है, जीत जाती है। संघ भी चाहता है, और पार्टी के जो बड़े राजपूत नेता राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर वो भी चाहते हैं। मालिनी गौड़ अपना नेचुरल दावा मानती है कि मैंने 3 बार इंदौर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बना दिया। हालांकि मैं नहीं मानता कि इसमें कोई उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उसमें मनीष सिंह का योगदान मैं उनसे ज्यादा मानता हूँ। लेकिन 3 बार की विधायक हो गई है, तो उनका भी एक दावा अपना है कि भाई मैं भी मंत्रिमंडल के लिए दावेदार हूँ। और जिस तरह से महेंद्र हार्डिया शिवराज सिंह चौहान की पसंद हो सकते हैं, तो रमेश मेंदोला और उषा ठाकुर की बनिस्बत
मालिनी गौड़ ज्यादा उनके लिए कंफर्ट जोन में हो सकती है, क्योंकि हर मुख्यमंत्री का सरकार चलाने का अपना नजरिया रहता है और वो चाहता है कि मंत्रिमंडल में ऐसे लोग, तो निश्चित तौर पर अगर समीकरण गड़बड़ाएंगे तो इसका असर पड़ना वाला। जो नेता मंत्री पद पाने से वंचित रहेंगे, कहीं ना कहीं उनके संपर्कों का, उनका क्षेत्र में जो दबदबा है, उसका नुकसान तो पार्टी को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही संकेत दिया है मनीष दीक्षित। देखिए, राजवाड़ा से रेसिडेंसी में तमाम उन खबरों पर हमने बात की है जो इस समय सुर्खियों में है। उन तमाम खबरों के पीछे खबर के उद्देश्य, उस खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है, इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई के साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी ने प्रकाश डाला है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि जिस तरह से इस कार्यक्रम को आप लगातार देख रहे हैं, इस शो को लगातार आपका प्रतिसाद मिल रहा है, आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।